Okay, so this is the heat exchanger lecture 2, and today we will discuss about the foiling factor, heat transfer through the double pipe heat exchanger. This is a very important concept, and the concept of logarithmic mean temperature difference for parallel flow, counter flow, as well as cross flow. Clear? This proof is very important. Okay, so let us discuss. Okay, so let us discuss about one by one. Let us consider the foiling factor. What is the foiling factor? बेसिकली अगर आप फॉइलिंग फैक्टर को ऐसे समझना चाहते हैं तो आप इसको, अगर मैं एक डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, जिसको याद होगा मैंने लास्ट क्लास में बताया था, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर का अगर मैं क्रॉस सेक्शन आपको दिखाऊं तो क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा होगा, जिसमें ये इनर पाइप है जिसमें कोई भी हॉट फ्लूइड है और बाहर ये एनुलर स्पेस में कोल्ड फ्लूइड है। जो ये कोल्ड फ्लूइड इस हॉट पाइप के ऊपर फ्लो हो रहा है, तो अगर फ्लूइड में जनरली हम लोग वाटर यूज़ करते हैं, वाटर का जो रस्टिंग है वो इस सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। अगर ये सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होती है तो जाहिर सी बात है क्या होगा कि जो थिकनेस है, जो यहाँ से हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड की तरफ जा रही है, वो जो थिकनेस है वो थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर थिकनेस इंक्रीज होगी तो आपको याद होगा कि अगर मैं यहाँ पर कंडक्टिव रेजिस्टेंस की बात करूँ तो वो 1/2 पाई के एल एन R2/R1 था। याद है आपको? R2/R1 था। तो अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन दिखाऊं तो अगर पहले ये इस तरह का क्रॉस सेक्शन था, इस वाले से मतलब नहीं है, अगर मैं यहाँ पर इसको R1 कंसीडर कर रहा हूँ और जो थिकनेस थी ये R2 है, जो R2 है, तो ये अगर ये डिस्टेंस आपकी R1 है और ये डिस्टेंस अगर R2 है, ये R2 है, तो अगर आप R2 बढ़ाएंगे, अगर डिपोजिशन की वजह से ये डिस्टेंस बढ़ती है तो आप देखेंगे कि ln R2/R1 वैल्यू जो है वो वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। अगर ये रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, तो ऑटोमेटिकली जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो रिड्यूस कर जाएगा। इन the course of operation of heat exchanger, the heat transfer surface usually get coated with the various deposits which are present as impurities in the fluids. This may result in corrosion of the surface. The deposition of material in the form of film on the surface act as additional thermal resistance. This is the additional thermal resistance and greatly reduce the rate of heat transfer. So it is an unwanted thing, और ये अनवांटेड थिंग है, लेकिन ये अक्सर आ जाता है क्योंकि अगर आप दूसरा फ्लूइड वाटर यूज़ कर रहे हैं तो वाटर की हार्डनेस की वजह से डिपोजिशन होता है। या आप अपने घर में जो आपके बाथरूम में जो टैप्स लगे हुए हैं उनमें आप देखेंगे कि वाइट कलर का डिपोजिशन हो जाता है मेटल का, तो लाइक वैसा ही इसमें भी पाइप के ऊपर डिपोजिशन होगा तो उसकी वजह से रेट ऑफ हीट ट्रांसफर रिड्यूस होगा। सो इट इज़ अनवांटेड थिंग और ये हमको वैल्यू को रिड्यूस करना होता है। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई अ फॉइलिंग फैक्टर, दिस कॉल्ड द फॉइलिंग फैक्टर। इसी को फॉइलिंग फैक्टर बोलते हैं। ये फॉइलिंग फैक्टर हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है। फॉइलिंग फैक्टर मेटल डिपोजिशन की वजह से भी हो सकता है, एल्गी फॉर्मेशन की वजह से भी हो सकता है। सो ये कई कॉज हैं इसके। तो बेसिकली जो हीट एक्सचेंजर यूज़ किया जाता है उसको टाइम टू टाइम क्लीन करना इंपॉर्टेंट है अगर आपको रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को मेंटेन रखना है। विच इज सिंपली, यहाँ पर मैंने ये चीज़ लिखा है, इसको जनरली RF से डिनोट किया जाता है, विच इज सिंपली अ थर्मल रेजिस्टेंस एडेड इन सीरीज टू द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर बिटवीन द फ्लूइड्स। देयरफॉर वी कैन राइट, जो अगर आपको RF की वैल्यू निकालनी है तो RF इज इक्वल टू U इज द दिस इज द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। जो अब पहले आपने निकाला है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, जो लेक्चर 1 में मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था, तो आप पहले जो क्लीन का है यानी विदाउट डिपोजिशन आप निकाल लीजिए और उसके बाद जब आप उसको डिपोजिशन होता है उसके बाद अगर आप निकालेंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज नोन एज द फॉइलिंग फैक्टर। सो द वैल्यू ऑफ RF किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है? दिस डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ फ्लूइड, ऑपरेटिंग टेम्परेचर एंड द लेंथ ऑफ सर्विस ऑफ द हीट एक्सचेंजर। इसीलिए मैंने बोला कि लेंथ ऑफ सर्विस को आप कम से कम रखेंगे तो आपका जो RF की वैल्यू है वो कम से कम रहेगी, और RF की वैल्यू कम से कम होने का मतलब ये है कि आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैलकुलेट करने के लिए ये 1/U REF कर सकते हैं। दिस इज द 1/HF
this is the 1 upon HF, this is the 1 upon H1 A1 ln R2 upon R1, RO is represent as a R2 plus 1 upon H0 A0। इतना तो आपने पहले ही किया हुआ है, पहले इतना करते थे। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर डिपोजिशन इस सरफेस के बाहर भी हो सकता है, चूंकि वाटर इस सॉलिड को कंटेक्ट कर रहा है तो इसके इनर सरफेस पे भी हो सकता है, यानी डिपोजिशन यहाँ पर भी हो सकता है और डिपोजिशन यहाँ पर भी हो सकता है। तो अगर इनसाइड आप डिपोजिशन देख रहे हैं तो उसको हमने RFI से डिनोट किया है, और आउटसाइड अगर डिपोजिशन देख रहे हैं तो उसको RFO से डिनोट किया गया है, और इसको इनके एरिया से डिवाइड करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी कि आप ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बेस्ड ऑन इनर रेडियाई निकाल रहे हैं, आउटर रेडियाई निकाल रहे हैं, डिपेंड्स। अगर इनर रेडियाई निकाल रहे हैं, ए रेफरेंस मैंने इसीलिए लिखा, तो क्या हो जाएगा, दिस इज द AI, और AI आपने यहाँ पर लिख लिया तो जाहिर सी बात है कि AI आप ये यूज कर रहे हैं, तो 1 अपॉन H1 प्लस AI अपॉन 2 पाई KL ln R2 अपॉन R1 प्लस AI अपॉन 1 अपॉन H0 प्लस RFI प्लस AI अपॉन AO इंटू RFO। क्लियर? तो इसको जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे और क्लियर समझ में आएगा, लेकिन इतनी चीज समझ में आ गई कि दिस इज द अनवांटेड थिंग। ओके, सो लेट अस डिस्कस अबाउट द दिस बेसिक कॉन्सेप्ट जो थर्मोडायनेमिक्स है इसकी, हीट ट्रांसफर की। और यहाँ पर जो थर्मोडायनेमिक्स हम समझ रहे हैं वो मैंने कई टाइप के आपको हीट एक्सचेंजर्स बताए हैं, उन सारे तरह में हीट एक्सचेंजर्स में कॉमन जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म कॉमन है। वो मैकेनिज्म जो यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं वो डबल पाइप हीट एक्सचेंजर है। तो डबल पाइप हीट एक्सचेंजर में एक पाइप ये इनसाइड का है और ये एक पाइप आउटसाइड का है। यहाँ पर अगर मैं हॉट फ्लूइड मान रहा हूँ और यहाँ पर मैं कोल्ड फ्लूइड मान रहा हूँ, तो आप यहाँ पर हीट ट्रांसफर देखिए। अगर मैं एक प्रोफाइल यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, मान लेते हैं कि पैरेलल फ्लो है, तो पैरेलल फ्लो के केस में ये प्रोफाइल आपकी बनेगी। ये हॉट फ्लूइड है, ये कोल्ड फ्लूइड है। तो आप देखिए, अगर हॉट फ्लूइड की आप देखें कि कितनी एनर्जी है, जो मास एनर्जी है, लेट अस अज्यूम द हॉट फ्लूइड इनलेट टेम्परेचर एंड आउटलेट टेम्परेचर THI एंड THO। मैंने आपसे कहा था लास्ट क्लास में, मैंने चीज़ बताई थी। H जो सफिक्स में आपको दिख रहा है, यूज फॉर द हॉट फ्लूइड, I यूज फॉर द इनलेट, O यूज फॉर द आउटलेट एंड C यूज फॉर द कोल्ड फ्लूइड। So THI is the inlet temperature. So this one is the THI. This temperature is THI. This is THI. Clear? And cold fluid का inlet temperature, this one is TCI. This is TCI. Similarly, the cold fluid outlet temperature, this one is TCO. And outlet temperature of hot fluid, this is THO. Clear? This is THO. So this is THI, TCO of outlet temperature. So heat loss of hot fluid is given by हॉट फ्लूइड की जो मास एनर्जी है वो कितनी है, मास फ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाय इट्स स्पेसिफिक हीट। ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक हीट यहाँ पर कंसीडर करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये कोई सॉलिड नहीं है। क्लियर? तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर कैलकुलेट कर रहा हूँ, CPH, एंड दिस इज THI माइनस THO। दिस अमाउंट इज मास ऑफ एनर्जी। हॉट फ्लूइड अपनी एनर्जी कोल्ड फ्लूइड को दे रहा होगा। क्लियर? तो कोल्ड फ्लूइड की कितनी एनर्जी है, जो गेन मैंने लिखा है कोल्ड फ्लूइड को, ये लॉस एनर्जी है, और कोल्ड फ्लूइड उस चीज एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। वो कितनी है, मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ कोल्ड फ्लूइड मल्टीप्लाइड बाय द टेम्परेचर डिफरेंस TCO माइनस TCI। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर THI माइनस THO लिखा है, यहाँ पर TCO माइनस TCI क्यों लिखा है? यहाँ पर भी आउटलेट टेम्परेचर माइनस इनलेट टेम्परेचर होगा, ये वैल्यू निगेटिव आएगी, तभी ये लॉस होगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, यहाँ पर एक नया टर्म मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। आप अगर मल्टीप्लाई करके देखें, मास फ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट। मास फ्लो रेट की जो यूनिट है किलोग्राम पर सेकेंड, और स्पेसिफिक हीट की यूनिट जो है किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। क्लियर? तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अगर मास फ्लो रेट को स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, दिस इज किलो जूल पर सेकेंड, या हम कह सकते हैं किलोवाट केल्विन। इसकी जो यूनिट आएगी, दिस इज द किलोवाट केल्विन। क्लियर? तो ये जो टर्म है, इस टर्म को हम लोग बोलते हैं हीट कैपेसिटी, और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल C से। हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट फ्लूइड क्या सिग्निफाई करता है, ये सिग्निफाई करता है कि पर्टिकुलर अगर इसके पास 40 किलोवाट की एनर्जी है, तो 40 किलोवाट एनर्जी अगर ये किसी को ट्रांसफर करता है तो उसमें कितने डिग्री का टेम्परेचर चेंज लेके आएगा। से फॉर एग्जांपल आपके पास दो फ्लूइड है, एक की स्पेसिफिक हीट जो है वो 40 किलोवाट केल्विन है और दूसरे की जो स्पेसिफिक हीट है वो 50 किलोवाट केल्विन है। तो जिसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगी उसका टेम्परेचर चेंज कम होगा। क्यों? ये चीज़ ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक हीट में आप ये केल्विन जो देख रहे हैं, दिस केल्विन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू CH। दैट मीन्स
स्पेसिफिक हीट की वैल्यू जिसकी जितनी ज़्यादा होगी उसमें टेम्परेचर चेंज उतना ही कम होगा, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर? दैट मीन्स कि जो आपका इससे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि जो फ्लूइड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, से फॉर एग्जांपल जो कोल्ड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कोल्ड फ्लूइड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसकी हीट कैपेसिटी कैसी होनी चाहिए? उसकी हीट कैपेसिटी कम से कम होनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। इज दैट क्लियर? और उसी तरह से कोल्ड जो हॉट फ्लूइड है उसकी एनर्जी आपकी क्या होनी चाहिए? एनर्जी उसकी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि उसमें टेम्परेचर चेंज कम हो। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इतना समझ लीजिए हाई हीट कैपेसिटी का जो फ्लूइड होगा उसमें टेम्परेचर चेंज उतना ही कम होगा। इज दैट क्लियर? जितना कम हीट कैपेसिटी का फ्लूइड होगा उसमें टेम्परेचर चेंज उतना ही ज़्यादा होगा। ओके, अब मैं अगर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर न्यूटन्स कूलिंग लॉ से कैलकुलेट करूं तो न्यूटन्स कूलिंग लॉ से कैलकुलेट करने जाओगे तो Q इज इक्वल टू यू ए एस मल्टीप्लाइड बाई द टेम्परेचर डिफरेंस। ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक टर्म आपको याद होगा, मैंने आपको इंटरनल फोर्स कन्वेक्शन के टाइम पर बताया था और आपसे कहा था कि ये मैं फर्दर आके आपको आगे डिस्कस करूंगा जब आपको मैं हीट एक्सचेंजर पढ़ा रहा हूँ। तो Q इज इक्वल टू यू ए एस डेल्टा टी एवरेज। अब ये जो डेल्टा टी एवरेज का कैलकुलेशन है इसके दो तरीके हैं। वो एक तरीका है लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस और दूसरा तरीका है नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट। तो इस चीज़ को यहाँ पर आप सीखिए और इस चीज़ को आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों के कॉन्सेप्ट सेम है। तो डेल्टा टी एवरेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है? डेल्टा टी एवरेज कैलकुलेट करने के तरीके दो हैं, LMTD और NTU मेथड। तो मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ और मैं अभी आपको पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो के बारे में बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं NTU मेथड के बारे में डिस्कसिंग करूँगा। क्लियर? तो इतनी चीज़ें अगर आपको क्लियर हुई हैं तो चलिए मैं अब आगे प्रूफ लेता हूँ लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस का। सो लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस की बात अगर हम करें तो लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस कब कैलकुलेट करते हैं? दो मेथड मैंने बताया आपको, तो ये चीज़ जानना बहुत जरूरी है। जनरली बुक्स में नहीं होता है कि कौन सा मेथड कब अप्लाई करना है, तो इसको ध्यान से सुनिए। लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस तब कैलकुलेट किया जाता है जब जो हीट एक्सचेंजर है उसके टर्मिनल, सारे टर्मिनल के टेम्परेचर्स आपको क्वेश्चन में दिए हो। टर्मिनल टेम्परेचर देने का मतलब क्या है कि हॉट फ्लूइड का इनलेट टेम्परेचर, एग्जिट टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए। कोल्ड फ्लूइड का इनलेट टेम्परेचर और एग्जिट टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए। अगर इतनी चीजें आपको पता है तो आप LMTD मेथड यूज करेंगे। अब अगली बात, अब इनमें से अगर तीन टेम्परेचर भी पता है तब भी आप LMTD मेथड यूज कर सकते हैं। तीन टेम्परेचर मतलब मान लो कि आपको हॉट फ्लूइड का इनलेट टेम्परेचर मालूम है, कोल्ड फ्लूइड का इनलेट टेम्परेचर मालूम है और कोल्ड फ्लूइड का एग्जिट टेम्परेचर मालूम है, लेकिन हॉट फ्लूइड का एग्जिट टेम्परेचर नहीं मालूम है। तब आप क्या करेंगे? तब आपको LMTD मेथड से ही आप सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप हॉट फ्लूइड का एग्जिट टेम्परेचर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? आप आइडियल कंडीशन पर ये बोलेंगे कि हीट लॉस बाय हॉट फ्लूइड शुड बी इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड फ्लूइड। क्लियर? तो अगर आप यहां पर देखो तो ये क्या है? दिस इज MH मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड, दिस इज CPH स्पेसिफिक हीट ऑफ हॉट फ्लूइड मल्टीप्लाइड बाय दिस इज THI minus this is THO, this should be equal to mass flow rate of cold fluid, this one MC, and this one is specific heat of cold fluid and multiplied by its temperature difference. So this is TCO minus TCI. Clear? TCI. Clear? तो अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको एग्जिट टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड अगर नहीं मालूम है तो इस इक्वेशन से एग्जिट टेम्परेचर आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन सपोज करो कि आपको हॉट फ्लूइड का इनलेट टेम्परेचर दिया है, हॉट फ्लूइड का एग्जिट टेम्परेचर नहीं दिया है, कोल्ड फ्लूइड का इनलेट टेम्परेचर भी नहीं दिया है, एग्जिट टेम्परेचर भी नहीं दिया है, तब आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। यानी अगर दो अननोन भी हैं, यानी हॉट फ्लूइड का इनलेट टेम्परेचर, कोल्ड फ्लूइड का इनलेट टेम्परेचर पता है, लेकिन कोल्ड फ्लूइड का एग्जिट टेम्परेचर, हॉट फ्लूइड का एग्जिट टेम्परेचर आपको नहीं पता है, तो LMTD मेथड आप नहीं अप्लाई कर सकते। तो इस चीज को समझिए कि LMTD मेथड कब अप्लाई करेंगे, अदरवाइज आप लगे रहेंगे और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो चलिए मैं अब एक एक मेथड इसमें कंसीडर करता हूँ। LMTD मेथड फॉर पैरेलल फ्लो मैं पहले कंसीडर कर रहा हूँ। पैरेलल फ्लो बताने की जरूरत नहीं है कि पैरेलल फ्लो में दोनों फ्लूइड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं और उसकी जो टेम्परेचर प्रोफाइल है वो इस साइड में मैंने इधर बनाई हुई है। This is THI is the inlet temperature, THO is the exit temperature, TCI is the inlet temperature and TCO is the exit temperature.
मैथमेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं तो हमने क्या किया कि ये जो कर्व्स बने हुए हैं इन कर्व्स पर हमने एक एलिमेंट कट किया और ये इस एलिमेंट में बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है हॉट फ्लूइड का वो DTH है और कोल्ड फ्लूइड का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो DTC है और इसका जो एरिया है मैंने कंसीडर किया L इज द लेंथ ऑफ द हीट एक्सचेंजर, क्लियर। और उसमें जो डिफरेंशियल एरिया कंसीडर किया, क्योंकि अगर सरफेस एरिया आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज पाई DL, क्लियर। तो उसमें डिफरेंशियल एरिया मैंने कंसीडर किया है DA, क्लियर, क्योंकि मैं इस डिफरेंशियल ये जो डिफरेंशियल पार्ट है इस कर्व का, इस डिफरेंशियल पार्ट में मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ। LMTD method for parallel flow, let us assume that the double pipe heat exchanger in which hot fluid flow through a smaller pipe and inlet, ये सारी चीजें मैंने लिखी हैं। कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट HI इनलेट का है, HO एग्जिट का है, कंडक्टिविटी K जो पाइप मटेरियल है उसका है, ठीक। तो मैं यहाँ पर अब एनालिसिस कर रहा हूँ, ये जो डिफरेंशियल पार्ट मैंने लिखा है उस डिफरेंशियल पार्ट की लेट अस कंसीडर डिफरेंशियल एरिया DA इन विच अ हॉट फ्लूइड टेम्परेचर ड्रॉप हो ही रहा है, लॉस हो रहा है, ड्रॉप by DTH एंड कोल्ड फ्लूइड टेम्परेचर गेन by DTC, क्लियर। इस तरफ से इस डायरेक्शन से मूव कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू L। तो आप यहाँ पर इस कर्व में देखेंगे तो ये ड्रॉप है, दिस वन इज अ ड्रॉप, एंड अगर यहाँ से आप देख रहे हैं तो दिस वन इज द गेन, क्लियर। तो ड्रॉप को मैंने निगेटिव साइन से दिखाया बिकॉज दिस इज द लॉस। तो इस डिफरेंशियल पार्ट में जो हीट ट्रांसफर है वो डेल क्यू या DQ कह सकते हैं। This is minus MHCpH multiplied by temperature difference and this temperature difference is DTH. Similarly, cold fluid का कितना है वो गेन में है mass flow rate multiplied by specific heat into DTC, clear। अब अगर न्यूटन्स कूलिंग लॉ में इसमें अप्लाई करूँ कि कितना टोटल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है बिटवीन हॉट फ्लूइड टू कोल्ड फ्लूइड थ्रू द सॉलिड बाउंड्री जो इनर पाइप है उसकी सॉलिड बाउंड्री से कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है उस डिफरेंशियल पार्ट में, तो दिस DQ इज इक्वल टू UDA, दिस इज TH माइनस TC, दिस इज TH माइनस TC। मैंने TH माइनस TC क्यों लिखा, DTH माइनस DTC क्यों नहीं लिखा, बिकॉज ऑलरेडी वी कंसीडर द डिफरेंशियल एरिया DA, मैंने ऑलरेडी डिफरेंशियल एरिया कंसीडर किया, तो उस डिफरेंशियल के अंदर कोई डिफरेंशियल एरिया कंसीडर करने का जरूरत नहीं है बिकॉज इन दिस डिफरेंशियल एरिया TH is variable and TC is variable, so this is TH minus TC. So these are the three equations, equation number 1, equation number 2 and equation number 3. तो अगर इनका आप RHS साइड देखेंगे, this side del Q and del Q, that means this equal to this equal to this, clear। ये सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। देखिए वही मैं कैलकुलेट कर रहा हूं यहाँ पर, ओके। सो ये देखिए लास्ट में यहाँ से मैंने क्या करना है, DTH इज इक्वल टू DQ अपॉन माइनस MHCpH, DTC इज इक्वल टू DQ अपॉन MCCpC, यही मैंने यहाँ पर किया है, ये देखिए। चलिए अब इसका आगे कैलकुलेशन करते हैं, ओके। तो DTH इज इक्वल टू माइनस डेल Q DQ अपॉन MHCpH इज इक्वल टू माइनस UDA CH माइनस TH अपॉन CH। ये कैसे आया ये आपको पता है कि DQ इज इक्वल टू, मैंने कहा था तीनों इक्वेशन बराबर है, तो DQ इज इक्वल टू UDA TH माइनस TC लिख सकते हैं। तो दिस CH, अब मैंने MH और CPH को मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मैंने टर्म दे दिया हीट कैपेसिटी, कैपिटल C से मैंने लिखा हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट फ्लूइड। सिमिलरली DTC कैसे लिखा जाएगा, UDA TH माइनस TC अपॉन CC। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में अगर मैं DTH माइनस DTC करूँ, DTH माइनस DTC करूँ तो कितना आ जाएगा, कॉमन टर्म क्या है UDA कॉमन है और TH माइनस TC कॉमन है, तो दिस इज माइनस UDA TH माइनस TC, सो दिस वन इज 1 बाई CH प्लस 1 बाई CC, क्लियर। तो इस इक्वेशन में DTH माइनस DTC, तो मैंने D कॉमन लिया तो TH माइनस TC अपॉन TH माइनस TC ये कर लिया, इज इक्वल टू माइनस UDA 1 अपॉन CH प्लस 1 अपॉन CC। TH माइनस TC टेम्परेचर डिफरेंस है, इसको थीटा से डिनोट किया जाता है, तो मैंने इसको थीटा लिखा, तो D थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू माइनस U 1 अपॉन CH प्लस 1 अपॉन CC इंटू DA, क्लियर। तो ये एक सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आप वेरिएबल एरिया देख रहे हैं, ये वेरिएबल एरिया वेरी फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू L, ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू L तक ये डिफरेंशियल एरिया वेरिएबल है। तो मैं इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट कर सकता हूँ, इंटीग्रेट बिटवीन x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू L। तो x इज इक्वल टू 0 पर जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो है थीटा 1 और x इज इक्वल टू L पर जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो है थीटा 2।
तो अब ये θ1 और θ2 एक्चुअल में है क्या? दिस वन इज THI माइनस TCI, ये टेम्परेचर डिफरेंस है, और θ2 क्या है? ये टेम्परेचर डिफरेंस है, दैट इज द THO माइनस TCO। तो यही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी। x इज इक्वल टू 0 पर ये θ1 है, और x इज इक्वल टू L पर एरिया जो है, कंप्लीट एरिया है, सरफेस एरिया, दिस इज A, सो दिस इज θ2। तो इसको सिंपल सॉल्व कर लेना है, तो ln θ2 अपॉन θ1 इज इक्वल टू माइनस UA 1 अपॉन CH प्लस 1 अपॉन CC। अब इसके बाद थोड़ा सा इसमें चेंजेस हमने किए। वो चेंजेस क्या है? जो इक्वेशन थी आपकी, इसके पहले जो इक्वेशन लिखी थी आपने, वो इक्वेशन क्या लिखी थी? Q इज इक्वल टू, मैं वो इक्वेशन आपको लिख के याद अगर आपको हो तो वो इक्वेशन क्या थी, ये देखें, ये इक्वेशन क्या थी? दिस इज द dq इज इक्वल टू माइनस, इसको हम चाहे तो mh इंटू CPH को क्या लिख सकते हैं? CH इंटू DTH, और dq इज इक्वल टू CC इंटू DTC, ये चीज़ लिख सकते हैं। अब इसको देखिए, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर इम्प्रोवाइज किया और इसको कैसे लिखा, देखिए Q इज इक्वल टू, मैं पर्टिकुलर यहाँ पर देख रहा हूँ, ये वाला पोजीशन, क्लियर? तो अब इसके लिए मैं अगर टोटल Q अगर कंसीडर करूँ, अभी तो मैंने डिफरेंशियल के लिए कंसीडर किया था, अब मैं टोटल कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कंसीडर करोगे तो MH THI माइनस THO। अब आप कहेंगे कि सर आपने यहाँ पर निगेटिव नहीं लिया, क्योंकि मैंने हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर लिया है, क्लियर? अगर आप यहाँ से यहाँ ले रहे होंगे आउटलेट माइनस इनलेट, तो अपने ऑटोमेटिकली वो निगेटिव हो जाएगा। तो दिस इज CH THI माइनस THO इज इक्वल टू CC TCO माइनस TCI। सिंपल एक इक्वेशन में लिख लिया। यहाँ से हमने 1/CH और 1/CC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ Q, क्योंकि Q कॉमन है यहाँ पर। और ये जब दोनों वैल्यू आ जाती हैं 1/CH प्लस 1/C और 1/CC, तो चाहे तो 1/CH प्लस 1/CC एक साथ यहाँ पर कैलकुलेट कर लो, या इनकी वैल्यू दोनों की उठा के इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए। इस इक्वेशन में आप उठा के वैल्यू पुट करिए, तो व्हाट यू गेट? ln θ2 अपॉन θ1 इज इक्वल टू माइनस UA अपॉन Q मल्टीप्लाइड बाई THI माइनस THO, ये वाला टर्म, प्लस TCO माइनस TCI। अब थोड़ा सा इसमें आपको चीज़ें आपको लिखनी है, वो θ1 और θ2 के टर्म्स में लिखना है। तो यहाँ पर एक काम करना है कि THI और TCI को अगर आप साथ में ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? THI माइनस TCI माइनस टाइम्स TCO माइनस THO माइनस TCO, यानी ये वाला टर्म। तो ये वाला THI माइनस TCI को आप θ1 लिख सकते हो, और THO माइनस TCO को आप θ2 लिख सकते हो। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो अब मैं यहाँ पर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कैलकुलेट अगर करूँ, Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? UA θ2 माइनस θ1 अपॉन ln θ2 अपॉन θ1, क्लियर? सो दिस पर्टिकुलर टर्म, ये जो पहले आपने इक्वेशन लिखी थी Q इज इक्वल टू आपने लिखा था UA एंड दिस वन इज डेल्टा T, दिस इज द डेल्टा T। तो ये जो डेल्टा T LMTD का है पैरेलल फ्लो का, वो क्या है? दिस इज द LMTD, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, और उसकी वैल्यू किसके बराबर है? θ2 माइनस θ1 अपॉन ln θ2 अपॉन θ1। दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू θ1 माइनस θ2 अपॉन ln θ1 अपॉन θ2। इज दैट क्लियर? अब चलिए जल्दी से इसको मैं काउंटर फ्लो के लिए कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। सिमिलर फैशन में कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल होगा, एकदम सेम होगा। देखिए कैसे कैलकुलेट किया जाएगा काउंटर फ्लो के लिए। काउंटर फ्लो के लिए अगर आप प्रोफाइल देखेंगे तो प्रोफाइल में थोड़ा सा चेंजेस है। दोनों के जो हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड होते हैं, दोनों की डायरेक्शन रिवर्स डायरेक्शन में होते हैं। तो ये हॉट फ्लूइड का प्रोफाइल है और ये कोल्ड फ्लूइड का प्रोफाइल है, और ये x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू L है। तो सिंपल अगर न्यूटन कूलिंग लॉ से देखेंगे तो इस पर्टिकुलर, ये मैंने यहाँ पर वही सेम जैसे डिफरेंशियल एरिया कट किया है, वो डिफरेंशियल एरिया कट कर दिया। इसका जो टेम्परेचर डिफरेंस है DTH है, और इसका जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो DTC है। तो dq इज इक्वल टू न्यूटन कूलिंग लॉ से कितना हो जाएगा? दिस इज UdA TH माइनस TC, ये मैं पहले करके बता चुका हूँ। अब इस डिफरेंशियल एलिमेंट के अंदर हॉट फ्लूइड का जो मास एनर्जी है वो कितनी है? दिस इज माइनस MHCpH इंटू DTH, क्योंकि ये लॉस हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कोल्ड फ्लूइड का। कोल्ड फ्लूइड तो गेन हो रहा है, सो व्हाई वी आर कंसीडर द नेगेटिव साइड? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए ये चीज अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये लॉसेस दिख रहा है आपको, क्लियर? अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे, चूंकि यहाँ पर आप देखिए कि आपका जो इनलेट टेम्परेचर है, दिस इज द इनलेट टेम्परेचर TCI एंड दिस वन इज TCO। तो आप यहाँ से अगर आप टेम्परेचर देख रहे हैं, तो आप यहाँ पर अगर टेम्परेचर देखिए तो ये तो आपको गेन दिख रहा है, क्लियर? तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। यही तो बात मतलब समझ में आया आपको। लेकिन जब भी कभी आप
डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखते हैं तो उनका रेफरेंस पॉइंट सेम होना चाहिए, यानी आपको केवल इस डायरेक्शन में ही मूव करना है। तो अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करना चाह रहे हैं तो इस डायरेक्शन में अगर आप यहाँ से आप इसका एंगल कंसीडर करेंगे, यही तो DTH है, ये एंगल आपका निगेटिव होगा। अगर यही चीज आप यहाँ से कंसीडर कर रहे होते तो ये एंगल इसका पॉजिटिव होता। That's why this is considered as the negative sign for pole fluid due to the we are moving from x is equal to 0 to x is equal to L direction in a negative slope। ये बात समझ में आ गई? तो ये नेगेटिव साइन इसके लिए कंसीडर किया गया। तो सिमिलरली यहाँ पर भी DTH और DTC आपने कैलकुलेट कर लेना है। दिस इज माइनस डेल क्यू अपॉन CH माइनस डेल क्यू अपॉन CC। फैशन एकदम सिंपल है, DTH माइनस DTC हमको करना है, माइनस DQ 1 अपॉन CH माइनस 1 अपॉन CC। DQ की वैल्यू मैंने उठा के यहाँ से पुट कर दी, माइनस UDA TH माइनस TC 1 बाई CH माइनस 1 बाई CC। तो दिस इज द TH माइनस TC इज कंसिडर्ड एज द थीटा, और TH माइनस TC को हम थीटा लिख रहे हैं इसको, और ये UDA 1 अपॉन CH माइनस 1 अपॉन CC। सिंपल, एक बार आप अपने आप से करके देखेंगे, बहुत आसानी, सेम स्टेप्स हैं, बस यहाँ पर आप देखेंगे कि ये डिफरेंस केवल ये चीज़ समझनी जरूरी कि कोल्ड फ्लूइड में क्यों निगेटिव लिया गया, उसके पीछे का आप यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से इस चीज़ को समझ सकते हैं। इसको सिंपल इंटीग्रेट करिए तो ln थीटा 2 अपॉन थीटा 1 इज इक्वल टू माइनस UA 1 अपॉन CH प्लस माइनस 1 अपॉन CC। अब CH और CC की वैल्यू हम लोग टोटल एनर्जी से निकाल लेंगे। कैसे? जो यहाँ से यहाँ तक हीट ट्रांसफर हो रही है हॉट फ्लूइड की, Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज CH THI माइनस THO। और हॉट कोल्ड फ्लूइड कितना गेन कर रहा है, दिस वन इज CC TCO माइनस TCI। क्लियर? तो वहां से आप 1 अपॉन CH और 1 अपॉन CC की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, 1 अपॉन CH और 1 अपॉन CC की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, ओके, सो दिस इज द Q इज इक्वल टू दिस वन इज Q इज इक्वल टू हॉट फ्लूइड का CH THI माइनस THO, उसी तरह से CC TCO माइनस TCI अपॉन Q। ये दोनों वैल्यू मैंने उठा के पहले वाले इक्वेशन में रख दी। और यहाँ पर भी आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर मैं ग्राफ बना के ही बता देता हूँ। ये ग्राफ है आपका हॉट फ्लूइड का और ये आपका ग्राफ है कोल्ड फ्लूइड का। तो ये है आपका, दिस इज द THI, दिस इज THI एंड दिस इज द THO। क्लियर? एंड दिस वन इज TCI, दिस इज TCI एंड दिस इज TCO। अब यहाँ पर एक चीज समझनी जरूरी है, बिकॉज दिस इज considered at x is equal to 0 and this is considered at x is equal to L. That means we are moving in that direction. तो जब हमने इंटीग्रेट किया है तो at x is equal to 0 this is the theta 1 and x is equal to L this is the theta 2। तो आप यहाँ पर थीटा 1 देखेंगे तो ये पैरेलल फ्लो की तरह नहीं है। थीटा 1 यहाँ पर कितना है, THI माइनस TCO, और थीटा 2 किसके बराबर होगा, THO माइनस TCI। ये डिफरेंस हुआ पैरेलल फ्लो से काउंटर फ्लो का। तो वही चीज यहाँ पर देखिए, मैंने क्या किया कि 1 अपॉन CH और 1 अपॉन CC की वैल्यू रखी और इसको थीटा 1 और थीटा 2 में कन्वर्ट किया। तो THI माइनस TCO इज कंसीडर्ड एज थीटा 1 एंड THO माइनस TCI इज कंसीडर्ड एज थीटा 2। तो थीटा 1 और थीटा 2 दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। तो इस इक्वेशन में अगर आप देखोगे माइनस साइन अंदर किया तो UA अपॉन Q थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो दिस इक्वेशन कम्स Q इज इक्वल टू UA थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन ln थीटा 2 माइनस थीटा 1। दिस इज नोन एज द लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस फॉर काउंटर फ्लो। सो बेसिकली पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो में LMTD वही है, थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन ln थीटा 2 अपॉन थीटा 1। बट व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज कैलकुलेशन ऑफ थीटा 1 एंड थीटा 2। At x is equal to 0, theta 1 is THI minus TCO. At x is equal to L, theta 2 is equal to THO minus TCI। ये चीज़ का आप जो प्रोफाइल है, टेम्परेचर प्रोफाइल है, वो अगर बना के देखेंगे तो आपको क्लियर ये चीज़ समझ में आ जाएगी। इसका एक स्पेशल केस है, वो स्पेशल केस ये है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन इज बेटर, काउंटर फ्लो और पैरेलल फ्लो। तो उसको आप मैथमेटिकली भी बता सकते हैं और उसको बाय फिजिक्स भी बता सकते हैं। मैथमेटिकली मैं प्रूफ करके बताता हूँ आपको। से फॉर एग्जांपल एक स्पेशल केस है कि थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। से फॉर एग्जांपल एक मैं एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूँ। तो अगर आप देखोगे तो ये 0/0 LMTD को देखोगे तो LMTD क्या है, 0/0 का फॉर्म आता है। तो आप 0/0 के फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल से,
यानी इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिफ्रेंशिएट करिए और लिमिट को आप अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, सो लिमिट θ1 टू θ2, θ1 माइनस θ2 अपॉन दिस वन, तो इसको मैंने एक फंक्शन बना लिया θ1 अपॉन θ2 का, तो दिस इज θ2, θ1 अपॉन θ2। अब यहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू θ1 अपॉन θ2 के रिस्पेक्ट में, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू θ1 अपॉन θ2, तो LMTD क्या मिलेगा, लिमिट θ1 अपॉन θ2 इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1, θ2 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 1 अपॉन θ1 अपॉन θ2। क्लियर? तो अगर आप यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे 1 के बराबर, तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, दिस वैल्यू इज θ2 मल्टीप्लाइड बाई θ1 अपॉन θ2, θ2 एंड θ2 विल बी कैंसिल आउट, सो यू गेट θ1। क्लियर? इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कंसीडर करते हैं θ1 इज इक्वल टू θ2, विच मीन्स कि आपका जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर UA θ1 या UA θ2 हो सकता है। क्लियर? ये केस किसके लिए आपने माना है, काउंटर फ्लो के लिए। अगर आप पैरेलल फ्लो को देखेंगे, पैरेलल फ्लो की प्रोफाइल क्या है, ये प्रोफाइल है, सॉरी आई एम सो सॉरी, पैरेलल फ्लो की प्रोफाइल क्या है, पैरेलल फ्लो की प्रोफाइल है, दिस इज द पैरेलल फ्लो प्रोफाइल, बना रहा हूं इसको, this one is the parallel flow profile. It is a hot fluid, it is a cold fluid. So this one is θ1 and this one is θ2. So सबसे पहली चीज तो पैरेलल फ्लो में मैथमेटिकली भी आप देखोगे कि θ1 और θ2 कभी बराबर नहीं हो सकते। वहां पर हमेशा जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा वो UA θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई ln θ1 अपॉन θ2 ही होगा। क्लियर? तो अगर आप देखो इस ये जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर काउंटर फ्लो का है, दिस इज द काउंटर फ्लो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर एंड दिस वन इज द sorry, this is the parallel flow rate of heat transfer, this one is the counter flow rate of heat transfer. So this value is much more higher than this value. So definitely the rate of heat transfer in counter flow is always greater than the parallel flow. Clear? दूसरा इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि अगर आप क्रॉस फ्लो करते हैं तो क्रॉस फ्लो में पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स को जो हीट इंटरैक्शन का टाइम है वो ज़्यादा मिलता है एज कंपेयर टू पैरेलल फ्लो, बिकॉज दोनों एक सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं। तो सेम वेलोसिटी के साथ मूव करने में क्या होता है कि वो पर्टिकुलर पार्टिकल एक ही मॉलिक्यूल के साथ कांटेक्ट करता है फ्रॉम इनलेट टू एग्जिट पॉइंट तक। इज दैट क्लियर? तो काउंटर फ्लो के केस में आपको रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ज़्यादा मिलता है। इज दैट क्लियर? तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर होती है और प्रूव भी कर सकते हैं मैथमेटिकली। अब दूसरा चीज़ ये है कि अर्थमेटिक मीन कब कैलकुलेट किया जाता है, और इस चीज़ को मैं पहले आपको जब मैंने इंटरनल फोर्स कन्वेक्शन बताया था वहाँ पर ये चीज़ बता दी थी। आपको सिंपल θ1 अपॉन θ2 की वैल्यू देखनी है। अगर वो θ1 की वैल्यू 40% मोर दैन द टेम्परेचर डिफरेंस एट x इक्वल टू L है, तो आप जाहिर सी बात है कि आप उस समय पर AMTD की वैल्यू यूज़ करेंगे, यानी θ1 अपॉन θ2 शुड बी लेस देन 1.4, सो AMTD इज θ1 प्लस θ2 अपॉन बाई 2। अगर θ1 अपॉन θ2 की वैल्यू ग्रेटर देन 1.4 है तो आप LMTD यूज़ करेंगे। अब मैं इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करता। क्लियर? ये मैं ऑलरेडी आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आता है मल्टीपास और क्रॉस फ्लो। अब क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर को अगर आप देखेंगे तो जनरली क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर्स में आप जो प्रोफाइल बनाएंगे वो प्रोफाइल एग्जैक्टली जैसे पैरेलल फ्लो की प्रोफाइल होती है उसी तरह की एक प्रोफाइल आपको बनानी होती है। क्लियर? इस तरह की प्रोफाइल आप यहाँ पर बना रखेंगे। ठीक, ये इनलेट टेम्परेचर, ये एग्जिट ये इनलेट टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड, ये इनलेट टेम्परेचर ऑफ इनलेट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड, ये एग्जिट टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड, एग्जिट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड। तो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सिंपल आपका जो न्यूटन्स कूलिंग लॉ है वो नहीं बदलने वाला, डेल्टा टी एवरेज बदलेगा। अब डेल्टा टी एवरेज क्रॉस फ्लो के लिए अगर मल्टी पास है, ध्यान रखिएगा, अगर ये मल्टी पास है तो आपको क्या करना है, अगर क्रॉस फ्लो के लिए निकालना है तो मैं थोड़ा सा बाई मिस्टेक मैंने गलत प्रोफाइल बना दी है यहाँ पर, आई एम सो सॉरी अबाउट दिस। आपको क्या करना है, जब भी कभी आपको क्रॉस फ्लो का क्वेश्चन दिखेगा, क्रॉस फ्लो में आप इसको हमेशा काउंटर फ्लो की तरह प्रोफाइल बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक,
ये बात आपको समझ में आई? तो कैसे डेल्टा टी एवरेज क्रॉस फ्लो का कैलकुलेट किया जाएगा? आप क्या करेंगे, डेल्टा टी एवरेज काउंटर फ्लो का जैसे कैलकुलेट करते हैं इसके पहले जो मैंने बताया उस तरह से कैलकुलेट करेंगे, और उसमें एक फैक्टर का मल्टीप्लाई होगा, उसको बोलते हैं करेक्शन फैक्टर। ये करेक्शन फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इसके लिए आपको टेबल्स अवेलेबल रहती हैं। वो टेबल्स एग्जैक्टली कुछ वैसी टेबल्स हैं जैसे आपने रेडिएशन में देखे थे। नेक्स्ट क्लास में मैं वो टेबल्स के बारे में भी डिस्कशन करूंगा कि वो टेबल कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो उन टेबल से आप करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट करते हो, और जो LMTD आपने निकाला है या AMTD जो आपने निकाला है काउंटर फ्लो के लिए, उसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्रॉस फ्लो का एवरेज टेम्परेचर मिल जाएगा, और आप उसको रख के वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? दूसरा मैंने यहाँ पर लिखा है डेल्टा टी LMTD क्रॉस फ्लो इज इक्वल टू शेप फैक्टर मल्टीप्लाई बाई LMTD क्रॉस फ्लो। वही चीज़ जो मैंने आपको बोली थी। क्लियर? ये करेक्शन फैक्टर के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस लेक्चर। होपफुली आपको समझ में आया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे।